अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम पेपर प्रिपरेशन स्कीम फॉर बीकॉम पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 2 करवा रहे हैं। और स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ऑडिटिंग का जो अपनी पेयरिंग स्कीम से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 7 करवाऊंगा। ये क्वेश्चन क्या होगा, आपको पता है कि वेरिफिकेशन का हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, आज हम इसको एंड कर देंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह आपको क्वेश्चंस देता है इस चैप्टर के अंदर। सो स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको आपके लेवल तक जाके एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन है आज का, जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, वो हमें क्या कह सकता है, वो हमें कह सकता है वेरीफाई द फॉलोइंग। फिर हमें कह सकता है वेरीफाई द फॉलोइंग। तो इसमें हम ना नंबर 1 क्या डिस्कस करने लगे हैं आज हम वेरिफिकेशन में पहले करने लगे हैं शेयर कैपिटल। अच्छा स्टूडेंट्स, ऑडिटर ये भी वेरीफाई करता है। अच्छा, शेयर कैपिटल का ना दूसरा नाम भी वो यूज करता है, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको पता है ना कैपिटल क्या होता है? कैपिटल होता है सरमाया। कैपिटल की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि कंपनी बनाते वक्त या पहले से मौजूद कंपनी कंपनी को एक्सटेंड करने के लिए बिजनेस का मालिक, कारोबार का मालिक जो अपने कारोबार में पैसा या चीज़ें लगाता है, उसको कैपिटल कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो ये एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना, कैपिटल क्या होता है? कंपनी के मालिक के पास जो पैसा या जो गुड्स की फॉर्म में चीज़ें मौजूद होती हैं। जैसे अगर कंपनी के अंदर स्टूडेंट्स टेबल पड़ा हुआ है, चेयर पड़ी हुई है, फैन लगा हुआ है, AC लगा हुआ है, तो वो उसका कैपिटल ही है। ठीक है ना? वो पहले से उसके पास मौजूद था, या उसकी ड्रॉ में कोई लाख 2 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो वो उसका कैपिटल है। अब देखिएगा शेयर कैपिटल क्या होता है। अगर कंपनी ये जरूरत फील करती है कि मैं मुस्तकबिल में हमें पैसों की मजीद जरूरत पड़ गई है, अब ना इस पैसे को कैसे उसने क्रिएट किया? इस पैसे को उसने क्रिएट किया स्टूडेंट्स शेयर सेल आउट करके जनरल पब्लिक के अंदर। तो इस कैपिटल को उसने क्या नेम दे दिया? इस कैपिटल को उसने शेयर कैपिटल का नेम दे दिया। अब आप कहोगे कि सर शेयर कैपिटल को शेयर कैपिटल क्यों कहते हैं? जो शेयर बेच के कैपिटल क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, उसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि कंपनी को पता होता है कि कल को ऑडिटर आएगा, तो ऑडिटर अगर मुझसे ये पूछेगा कि ये 2 लाख का पैसा कहाँ से आया और ये 3 लाख का पैसा कहाँ से आया, कैपिटल कहाँ से आया, तो मैं ना उसको बता पाऊंगा कि ये जो 3 लाख का पैसा है ना, ये मेरे पास स्टार्टिंग में पड़ा हुआ था, या ये मैंने ना चीजें बेच के 3 लाख का रुपया इकट्ठा किया है, पैसा इकट्ठा किया है, और ये मेरे पास जो 2 लाख का कैपिटल तुझे नजर आ रहा है ना, ये मैंने शेयर बेच के इकट्ठा किया है। तो इस वजह से हम ना शेयर बेच के जो पैसा इकट्ठा करते हैं उसको हम एक पर्टिकुलरली नाम जरूर देते हैं। अब देखें शेयर कैपिटल, जब शेयर कैपिटल को ऑडिटर जो है वो एग्जामिन करने की कोशिश करेगा या एग्जामिन करेगा कंपनी के अंदर, तो वो उसमें क्या क्या पॉइंट फॉलो करेगा? तो नंबर 1 उसमें देखेगा ऑथोराइज्ड ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। देखें कंपनी का ऑडिटर ये देखेगा कि टोटल टोटल कितने शेयर ये इशू कर सकते थे, 200 300 400 500 कितने। ठीक है ना? नंबर 2 इशू ऑफ कैपिटल, इन्होंने कितने के कैपिटल इशू किए, यानी कि 2 लाख के शेयर इशू किए, 3 लाख के किए, 4 लाख के किए, या 10 लाख के किए। नंबर 3 पॉइंट शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब ये होता है कि इन्होंने शेयर कितने दिए हैं, 2,000, 3,000 या 4,000 शेयर इन्होंने बेचे हैं टोटल में से। पॉइंट नंबर 4 नंबर ऑफ न्यू इशू शेयर, नंबर ऑफ न्यू इशू शेयर, यानी कि इन्होंने नए कितने शेयर बेचे हैं। देख आपको पता है ना, शेयर एक दफा जब कंपनी बेचती है तो उसके अलावा दोबारा भी बेचती है, यानी कि बोनस शेयर, राइट शेयर, आपने पढ़ा था ना, वो जो दोबारा से हम शेयर को इशू करते हैं, तो वो कितने इन्होंने दोबारा से जो शेयर इशू किए हैं वो कितने किए। नंबर 5 डिस्क्लोजर, और एंड पे कंपनी ने क्या इसको डिस्क्लोज किया है अपनी बैलेंस शीट के अंदर, कंपनी ने इसको लिखा है शेयर कैपिटल को कि नहीं लिखा, ऑडिटर ये चेक करेगा। अब शेयर कैपिटल के बाद आप करोगे लॉन्ग टर्म लोन, ये आपका आगे आ गया लॉन्ग टर्म लोन। अब आपको स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए लोन क्या होते हैं। लोन आपकी फिक्स लायबिलिटी होती है। लॉन्ग टर्म लोन की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास फिक्स लायबिलिटी है। अगर खाली लोन की बात की जाए तो ये हमारे पास करंट लायबिलिटी के अंदर आता है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह। अब देखिएगा, अगर कंपनी के ऑडिटर ने ये चेक करना होता है कि हाँ इस कंपनी ने लोन कहाँ कहाँ से लिया, उसके ऊपर परसेंटेज कितनी लगी, इन्होंने कब लिया, कब इन्होंने इसकी रीपेमेंट करनी है, यानी कि इनको वापस करना है। नंबर 1 इसमें पॉइंट आएगा बोरो लिमिट, यानी कि इन्होंने ना कितनी परसेंटेज, इन्होंने कितनी लिमिट
लिमिट से ना लोन बोरो किया, यानी कि ना अगर फर्ज करें कंपनी ने 2 लाख का लोन लिया ना, तो इसके ऊपर कितनी परसेंटेज से उन्होंने वापस करना है, यानी कि 5% लगा के वापस करना है या 6% लगा के या कुछ भी परसेंट लगा के उन्होंने वापस करना है। पॉइंट नंबर 2, लोन एग्रीमेंट, और ये लोन एग्रीमेंट जो है ये कितने साल का है। नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ लोन। क्लासिफिकेशन ऑफ लोन का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि लोन जो है वो शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है या लॉन्ग टर्म है। ये तीनों वर्ड आपने लाजमी लिखने हैं अपने पॉइंट के अंदर। पॉइंट नंबर 4 है पेमेंट। इस पेमेंट लिख लीजिएगा चाहे, या इसको रीपेमेंट लिख लीजिएगा। रीपेमेंट, रीपेमेंट, चलिए रीपेमेंट अच्छा वर्ड है। रीपेमेंट इस लोन की ना वापसी कब है। नंबर 4, इंटरेस्ट चार्जेस, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना पे करना है, वही बोरो लिमिट वाली बात है, ठीक है ना, इंटरेस्ट चार्जेस। और एंड पे आप लिखोगे डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर यानी कि इसको बैलेंस शीट के फिक्स लायबिलिटी के अंदर लिखा है कि नहीं लिखा। अब देखिएगा इसके अलावा ये अभी तक आपको पता है फिक्स लायबिलिटी की बात हो रही है, आज हम लायबिलिटी का टॉपिक शुरू किए हुए हैं ना, तो फिक्स लायबिलिटी की बात हो रही है। अब इसके अंदर जो लास्ट आप करेंगे फिक्स लायबिलिटी के अंदर, अब आप लास्ट करोगे डिबेंचर्स। डिबेंचर्स, अब आप स्टूडेंट से ये देखोगे कि डिबेंचर्स भी, आपको बताऊं, डिबेंचर भी आपकी लॉन्ग टर्म ना लायबिलिटी होती है। कैसे, देखिए कंपनी को जब ना कंपनी जब मजीद कैपिटल इकट्ठा करना चाहती है, जब कंपनी को एक लिमिट दे दी गई कि आपने शेयर इतने इशू कर रही है, दोबारा फिर इशू कर रही है, अब आप मजीद शेयर नहीं इशू कर सकते, तो कंपनी क्या करती है, डिबेंचर की उसके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है, वो डिबेंचर भी इशू कर सकती है। वो डिबेंचर क्या होता है कि जैसे मैं कंपनी हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि ऐसा करो, ये मेरा नेस्ले का ना ले लो, एक डिबेंचर ले लो। अब इसको मैं शेयर का नाम नहीं दूंगा, ये पेज के ऊपर जैसे शेयर शेयर के ऊपर लिखा होता है ना, नेम, बंदे का नेम, कितने लिए हैं, कब इसको पेमेंट करना है और कितने की कंपनी इसको पेमेंट करेगी। इसी तरह ना मैंने क्या किया, मैंने एक पेज के ऊपर ना नेम लिख दिया अपना, आप नेम का हेडिंग दे दी, एक मैंने आपके फादर नेम की हेडिंग दे दी। इसी तरह आप कितने डिबेंचर लोगे, कितने का एक होगा, तो मैंने कहा ये मेरे से डिबेंचर ले लो, मुझे पैसा दे दो, कल को जब मुझे मुझे प्रॉफिट आएगा ना तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें पार वैल्यू पे या मैं तुम्हें डिस्काउंट पे या मैं तुम्हें प्रीमियम के ऊपर अपनी पेमेंट, तेरी पेमेंट जो है वो तुझे रिटर्न कर दूंगा। तो ये आपके पास क्या है, एक तरह से लोन ही है ना। कल को उस बंदे ने आना है, उस बंदे से आपने क्या करना है, अपने डिबेंचर वापस ले लेने हैं, उसको उसका पैसा दे देना है, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ये लोन बन जाएगा आपका। तो इसके अंदर कौन कौन सा ऑडिटर पॉइंट देखेगा, पॉइंट वो देखेगा नंबर 1, शेड्यूल ऑफ डिबेंचर, यानी कि डिबेंचर कब इशू किए हैं। नंबर 2, ओपनिंग बैलेंस, कितने के इशू किए हैं, इशू ऑफ डिबेंचर, कितने इशू किए हैं डिबेंचर। नंबर 4, इंटरेस्ट, कितने इंटरेस्ट लगा के उसको देना है, इंटरेस्ट पेमेंट, जैसा कि आपने एडवांस अकाउंटिंग में डिबेंचर के चैप्टर में पढ़ा था, इंटरेस्ट 5% इंटरेस्ट उसको रिटर्न करना है, या 6% से या 10% से आगे। पॉइंट नंबर 5, रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब यही होता है वापसी, कि इसको वापसी कब करनी है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितनी डेट को वापसी करनी है और किस अमाउंट से वापसी करनी है। नंबर 6 में आ जाएगा डिस्क्लोजर। लो स्टूडेंट्स, ये डिस्क्लोजर का क्या मतलब है कि बैलेंस शीट के अंदर फिक्स लायबिलिटी के अंदर इसको लिखा है कि नहीं लिखा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम करंट लायबिलिटीज करते हैं। हमने अभी तक फिक्स लायबिलिटी की, शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन और डिबेंचर। अब करंट लायबिलिटी आप करोगे, आप लिखोगे वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन ऑफ करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी के अंदर एक ही आप करोगे, वो करोगे क्रेडिटर। क्रेडिटर, क्रेडिटर का दूसरा नाम होता है अकाउंट पेएबल, और इसका तीसरा नाम भी यूज कर सकता है वेंडर। वेंडर स्टूडेंट्स, ये तीनों नाम सेम ही है। ये वेंडर का जो वर्ड है ना, ये आप जब जाओगे यूनिवर्सिटी लेवल तक तो आप इंशाल्लाह इसको लाजमी पढ़ोगे इस वर्ड को। तो क्रेडिटर को ना जब आप वेंडर बोलोगे ना तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। अब देखिएगा क्रेडिटर्स, तो कंपनी के ऑडिटर ने ये देखना है ना कि कंपनी ने उधार पे माल किन किन लोगों से लिया है। तो इसमें हम नंबर 1 ऑडिटर क्या देखेगा, ऑडिटर देखेगा शेड्यूल, यानी कि कब इन्होंने उधार उधार माल लिया है। ओपनिंग बैलेंस, कितने का लिया है, ऑडिटर ये देखेगा। ओपनिंग बैलेंस के बाद आप देखोगे इनवॉइस, यानी कि आपको पता है एक रसीद स्लिप बना के वो देंगे क्रेडिटर्स कंपनी को। नंबर 4, रिकॉर्डिंग, क्या कंपनी ने इसकी रिकॉर्डिंग की है। नंबर 5, पेमेंट, कंपनी ने कब इसकी पेमेंट करनी है। अरिथमेटिक, अरिथमेटिक एक्यूरेसी, यानी कि जमा जमा वगैरह करके वो देखेगा कि जितने के इन्होंने मुझे क्रेडिटर करंट लायबिलिटी के अंदर शो कर रहे हैं, लाख या 2 लाख के, क्या वाकई ही सबको प्लस करके मैं देखूं इतने के ही बनते हैं ना।
आगे आगे पॉइंट नंबर आप करेंगे 7, डिस्क्लोजर, यानी कि कंपनी ने क्या इसको करंट लायबिलिटी के अंदर ही लिखा है कि नहीं लिखा। इसके अलावा ना स्टूडेंट्स, अब देखो करंट लायबिलिटी आपके पास होगी, फिक्स लायबिलिटी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा ना दो चीजें आप और करोगे मजीद, इनको कर लीजिएगा क्योंकि सप्लीमेंट्री एग्जाम है तो ये टफ चीजें ज्यादा डालता है। अब आप करोगे थोड़े से एक दो एक्सपेंस को ना जरा रिकॉर्ड कर लेंगे। ये ना वो एक्सपेंस होते हैं, आपको पता है जब आप फाइनल अकाउंट बनाते थे तो साल के दरमियान में कुछ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते थे, जैसे वेजेस वगैरह, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते थे, तो इनको भी हम वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा, करोगे आप वेरिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे हेडिंग दे दो वेरिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, तो पहला लिखते हैं वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज। तो इसमें वेरीफाई करेगा ऑडिटर क्या क्या, नंबर 1 पॉइंट क्या है, पर्सनल फोलियो एम्प्लॉयज, पर्सनल फाइल्स ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की पर्सनल, हर एम्प्लॉय की पर्सनल फाइल को चेक करेगा कि हर एम्प्लॉय की कितनी कितनी सैलरी दी जा रही है कंपनी की तरफ से, ऑडिटर ये चेक करेगा। नंबर 2 पॉइंट, टाइम रिकॉर्ड, हर पर्सन जो है कंपनी का वो कितनी कितनी देर काम करता है। नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ पे, यानी कि जितनी जितनी इनकी पेमेंट बनती है, सैलरी बनती है या वेजेस बनती है, क्या इतनी ही पेमेंट की जा रही है, कहीं इजाफा तो नहीं किया जा रहा या कहीं कमी तो नहीं की जा रही, ऑडिटर ये चेक करेगा। नंबर 4, इनकम टैक्स डिडक्शन, कंपनी का ऑडिटर ये देखेगा कि इन लोगों से जो टैक्स डिडक्ट किया जा रहा है, क्या कंपनी ठीक तरह से टैक्स डिडक्ट कर रही है, कहीं ज्यादा या कम टैक्स तो नहीं डिडक्ट किया जा रहा। पॉइंट नंबर 5 इसमें देखा जाएगा डिस्क्लोजर, तो क्या कंपनी ने इसको डिस्क्लोज्ड किया है, अपनी बैलेंस शीट के अंदर लिखा है या अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा है कि नहीं लिखा। अब आप करोगे एक और एक्सपेंस कर लीजिएगा, डिविडेंड, डिविडेंड। अब डिविडेंड भी आपको पता है एक्सपेंस होता है, शेयर होल्डर्स को ना, शेयर होल्डर्स जब परचेज करते हैं ना शेयर्स, तो जब साल के बाद उनको प्रॉफिट दिया जाता है ना, तो जो उनको प्रॉफिट दिया जाता है, प्रॉफिट में से ना कुछ हिस्सा एज अ रिजर्व रख लिया जाता है, कुछ हिस्सा उनको दे दिया जाता है, तो जो हिस्सा उनको दे दिया जाता है ना उसको डिविडेंड कहते हैं शेयर होल्डर्स को। तो डिविडेंड ऑडिटर चेक करेगा कि कितना डिविडेंड शेयर होल्डर को दिया है या कितने की पेमेंट की है, ये सब चीजें इसके अंदर हम देखते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट आएगा कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड, लिख लीजिएगा। कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड का मतलब है कि हर शेयर होल्डर का आपको पता है अलग-अलग डिविडेंड बनेगा। अगर फर्ज करें ए पर्सन है, उसने 1 लाख रुपया के शेयर परचेज किए हैं और बी पर्सन ने 2 लाख रुपए के शेयर परचेज किए हैं, तो इन दोनों की जो डिविडेंड बनेगा, इन दोनों का जो मुनाफा बनेगा अलग-अलग बनेगा। तो ऑडिटर कैलकुलेट करके देखेगा कि क्या इन दोनों पर्सन के ऊपर जो डिविडेंड दिया है कंपनी ने ठीक भी दिया है या कहीं कम या ज्यादा तो नहीं दे दिया, कहीं इनके साथ नेपोटिज्म तो नहीं की। नंबर 2 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, इनके बैंक अकाउंट्स चेक करेगा शेयर होल्डर के, इनके बैंक अकाउंट में कितना कितना पैसा पड़ा हुआ है, कहीं ये फ्रॉड तो नहीं करे, कहीं कंपनी में से मतलब कंपनी के ऊपर अजादारी करके, कंपनी के ऊपर इन्फ्लुएंस करके कहीं पैसा तो नहीं निकलवा रहे। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यानी कि इसका ये मतलब है कि क्या शेयर होल्डर्स को टाइम से पेमेंट की जा रही है और कितनी पेमेंट की जा रही है। पॉइंट नंबर 4, और कितने अरसे बाद इनको पीरियड ऑफ पेमेंट, आपको पता है ना इनको हमेशा हर साल के बैलेंस शीट जब बन जानी है साल के एंड पे इनको मिलता है और सबसे पहले इनको मुनाफा दिया जाता है। तो ऑडिटर ये देखेगा कि इनको कितनी देर बाद दिया जा रहा है, क्या इनको उतने ही टाइम में दिया दिया जा रहा है डिविडेंड जितना टाइम कंपनी के एक्ट में 1984 में इंक्लूडेड है। पॉइंट नंबर 5 की बात करें, रिकॉन्सिलेशन ऑफ डिविडेंड। इस पॉइंट का ये मतलब है कि क्या इनका कहीं डिविडेंड कैंसिल तो नहीं कर दिया। ये थे आपके वेरिफिकेशन के चैप्टर में, ये मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। अब मैं आपको ना सिर्फ ये गाइड करने लगा हूँ कि ये पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि ये वेरिफिकेशन के चैप्टर के अंदर से आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स बात को अंडरस्टैंड करना है आपने। अगर आपको वो ये कहे वेरिफिकेशन नहीं, सबसे पहले आपको ये कहता है क्वेश्चन नंबर ऐसे देता है, कुछ भी पॉइंट है 3 है या 4 क्वेश्चन है, तो कहता है टेक्निक्स, टेक्निक्स ऑफ वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स आप टेक्निक्स ऑफ वेरिफिकेशन लिखोगे, 10 जो मैंने आपको बताई इंट्रोडक्शन डेफिनेशन, आप किसका लिखोगे, वेरिफिकेशन का लिखोगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे अगर ये ऐसे शेयर करता है, कहता है वेरीफाई द फॉलोइंग। अब इसको आपने अंडरस्टैंड करना है जरा ध्यान से। तो नंबर 1 वो लिख देता है, वो कहता है डिविडेंड,
तो आपको पता चलना चाहिए आपने कौन से पॉइंट लिखने हैं। नंबर 2, गुडविल। गुडविल, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कहाँ से आया और कौन से पॉइंट लिखने चाहिए। नंबर 3 वो कहता है मशीनरी। मशीनरी, ये भी आपको पता चले जाना चाहिए कि आपने ये इसके अंदर फिक्स एसेट के पॉइंट लिखने हैं। और नंबर 4 पे वो फर्ज करें आपको कहता है, वो कहता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे भी आपको पता चल जाना चाहिए कि आपने कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं और सब पॉइंट्स को आपने अंदर लिख के इस क्वेश्चन को क्लोज कर देना। चाहे ये क्वेश्चन लेंथी जाए, हाँ ये वाहिद क्वेश्चन ऐसा है जो लेंथी जा सकता है। आपने पॉइंट्स इतने लिखने हैं। अगर इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना वो काइंडली सिर्फ एक एक दो दो या ढाई ढाई लाइन का सिर्फ रखिएगा। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको आपके लेवल तक जाके एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।